बिहार एक समय ऐसा राज्य था जब आचार्य चाणक्य इसको पीक पे ले गए थे और मौर्य राजाओं की राजधानी पाटलिपुत्र बिहार क्षेत्र में थी। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया है कि बिहारी एक गाली हो चुका है। बिहार के लोगों को मुझे सवाल पूछने हैं, आपको नहीं लगता कि आप हर जगह जाके अपमानित होते? महाराष्ट्र में बिहारियों पे अटैक किया जाता है, आसाम में बिहारियों के मर्डर हो जाते हैं और गुजरात जैसे समृद्ध राज्य में भी 2018 में बिहारियों पे अटैक होता है। इस तरीके की घटनाएं पंजाब में भी हुई हैं। इनफैक्ट पंजाब के एक्स चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी प्रियंका वाड्रा के सामने बिहारियों का अपमान कर रहे थे और प्रियंका गांधी उस पर हंस रही थी। बाल ठाकरे ने एक बिहारी 100 बीमारी का नारा दिया था। राज ठाकरे दिल्ली में गैंग रेप के लिए बिहारियों को जिम्मेदार ठहराते हैं। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने तो बिहारियों को राज्य में आ रही बाढ़ और आपदा के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। आप जिस जगह को बिलोंग करते हैं, अगर उस जगह के नाम पे आपको गाली दी जाने लगे तो आपको कैसा महसूस होगा। उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोगों को मुझे सवाल पूछने हैं, आपके यहाँ के राजनेता कुछ नहीं करते, आप बाहर जाते हैं, बाहर जाके आपको इस संघर्ष का सामना करना पड़ता है। आपको नहीं लगता कि आप हर जगह जाके अपमानित होते? और बिहारी शब्द के गाली होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है जो बिहार में इतना मास लेवल पे माइग्रेशन होता है। आपको मालूम है, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिर्फ झारखंड से 3 राज्यों से महाराष्ट्र में रोज 48 ट्रेनें आती है। 48 ट्रेन रोज आ रही है, भर के आ रही है, खाली जा रही है। एक सर्वेक्षण के हिसाब से बिहार में 50% फैमिलीज ऐसी हैं जहां पे कोई एक ना एक फैमिली मेंबर पलायन करके किसी दूसरे राज्य में कमा रहा है। एक वक्त था जब मुगल क्षत्रिय समाज के लोगों को बिहार से रिक्रूट करते थे अपनी आर्मी में, लेकिन वो टेक्निकली माइग्रेशन की कैटेगरी में नहीं आता है। ये असमानता की कहानी शुरू होती है अंग्रेजों के टाइम पे। भारत को लूटने के लिए अंग्रेजों ने अलग अलग जगहों पे रेलवे और रोड्स का एक बड़ा सा नेटवर्क बिछा दिया। यहाँ के मिनरल्स और रॉ मटेरियल को एक्सप्लॉइट किया जाता था और इसे ब्रिटेन ले जाते थे। ब्रिटेन में फैक्ट्रीज इन रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके फिनिश प्रोडक्ट्स बनाती थी। फॉर एग्जांपल, यहाँ के अच्छे क्लाइमेट में कॉटन ग्रो हो रही है तो कॉटन एज अ रॉ मटेरियल यूके जाती थी और वहाँ की फैक्ट्रीज में ये प्रोसेस होके जब फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता था कपड़े के रूप में, तब वो वापस इंग्लैंड से इंडिया आता था। तो जहाँ हमारे मिनरल्स, हमारे रिसोर्सेज इंग्लैंड लूट रहा था, वहीं एक रेडीमेड मार्केट भी तैयार कर रहा था एक फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की। और यहाँ का जो एलीट वर्ग था, यहाँ के बड़े बड़े व्यापारी, राजा और एक ऐसा वर्ग जो यूके में पढ़ाई करता था और उसके बाद जॉब इंडिया में करता था, ये सब उन फिनिश प्रोडक्ट्स के रेडीमेड मार्केट बन गए। लेकिन इन सब के बीच में पूरा भारत गरीब हुआ। ये बिहार इतना ज्यादा गरीब कैसे हो गया? पुराने समय से जो यूपी, बिहार और बंगाल का क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड है, अच्छी खासी नदियां हैं, तो आपको शुद्ध पानी मिल रहा है और जहाँ फर्टाइल लैंड है वहाँ पे आप एग्रीकल्चर अच्छे से कर लेते हो। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इन एरियाज में काफी ज्यादा थी। लेकिन जो सी पोर्ट्स थे, जहाँ से सामान आने जाने का रूट था, वो सब था इंडिया की वेस्टर्न कोस्ट लाइन पे, यानी कि गुजरात में और महाराष्ट्र में। ऐसे में जब लेबर की जरूरत पड़ती है तो बिहार में एक अच्छी खासी आबादी पलायन करती है और गुजरात, महाराष्ट्र, जो उस वक्त सौराष्ट्र कहा जाता था, इन जगहों पे लेबर्स बिहार से सप्लाई होते थे और वो भी काफी लो वेजेस में। और इस पाप में सिर्फ अंग्रेज भागीदार नहीं थे। इनफैक्ट आजादी के बाद हमारी सरकारें भी थी। 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन पंजाब और हरियाणा में होता है, इरिगेशन की फैसिलिटीज इंप्रूव होती है और पैदावार बढ़ जाती है। लेकिन सवाल उठता है कि इन खेतों में काम कौन करेगा? ऐसे में फिर बिहार से एक आबादी माइग्रेट करके पंजाब और हरियाणा आती है और यहाँ के खेतों में काम करना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे जैसे एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा, मशीन्स, ट्रैक्टर्स आ गए, तो लेबर्स की जरूरत कम पड़ गई और यही लेबर अब फैक्ट्रीज में काम करने लगा, महाराष्ट्र और गुजरात की। पहले का पलायन लोअर कास्ट का होता था, लेकिन अब हर एक कैटेगरी के लोग, चाहे वो जनरल के हों या ओबीसी या एससी, ये सब पलायन करने लगे क्योंकि बिहार धीरे धीरे गरीब होता जा रहा था। इनफैक्ट 1951 से लेकर 61 तक बिहार की 4% आबादी पलायन कर चुकी थी। वही 1971 से लेकर 81 तक 2% आबादी और पलायन करती है और 90 के दशक में ये आंकड़ा दुगना हो जाता है जब 25 लाख लोग पलायन कर जाते हैं और साल 2000 से लेकर 2011 तक 93 लाख लोग पलायन और करते हैं। आखिर ये पलायन वॉलंटरी था या फोर्सफुल और कंपलसरी था? आखिर एक व्यक्ति अपनी रूट्स को, अपने गांव, अपने परिवार को छोड़कर कहीं दूसरी जगह पे क्यों जा रहा है? और इसके पीछे जिम्मेदार है भूख और वो मानवीय संसाधन जो बिहार में लोगों को नहीं मिल रहे थे। आजादी के बाद बिहार
बिहार में हमेशा अनस्टेबल गवर्नमेंट्स रही, आपस में कास्ट ग्रुप्स के बीच में लड़ाई झगड़े हुए और इससे उत्पत्ति होती है नक्सलिज्म की। और नक्सलवाद एक ऐसी बीमारी था जिसने अलग अलग जातियों को आपस में भिड़ा दिया और इन लड़ाई झगड़े में उत्पन्न होता है एक जंगल राज, जहाँ अलग अलग क्षेत्रों में माफिया हो जाते हैं और ये माफिया धीरे धीरे बिहार को अंदर से खोखला करते जा रहे थे। 1950 से लेके 1961 तक कृष्ण सिन्हा बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन इसके बाद 1961 से लेके 70 तक अगले 9 साल में बिहार में 13 चीफ मिनिस्टर होते हैं। वहीं 1980 से लेके 90 तक बिहार में 7 चीफ मिनिस्टर होते हैं और साल 1990 में लालू प्रसाद यादव बिहार के चीफ मिनिस्टर बनते हैं। 1960 के बाद 30 साल बीत जाते हैं और बिहार में एक भी ऐसा इंसान नहीं होता है जो पूरे 5 साल मुख्यमंत्री के रूप में अपने कंप्लीट करता है। और लालू प्रसाद यादव 30 साल के बाद पहले मुख्यमंत्री बनते हैं जो अपना कार्यकाल 5 साल का पूरा करते हैं। लेकिन 1995 से लेकर 2000 के बीच में 5 बार मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र देते हैं। फिर साल 2000 से लेकर 2005 तक राबड़ी देवी चीफ मिनिस्टर बनती हैं और 2005 से लेके अभी तक बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार रहे हैं। यानी आजादी से लेके अभी तक बिहार में 23 चीफ मिनिस्टर और 41 गवर्नमेंट्स रही हैं। समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, यानी 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट जमींदारी सिस्टम शुरू करता है, जहां एक प्लॉट ऑफ लैंड का मालिक जमींदार कहलाता था और वो एक फिक्स्ड हिस्सा अंग्रेज को टैक्स के रूप में देता था। ज्यादातर जमींदार भूमिहार, ब्राह्मण, कायस, बनिया और अहीर जातियों से होते हैं और इसने समय के साथ साथ असंतोष पैदा कर दिया दूसरी कास्ट में, जिनके पास अपनी खुद की कोई जमीन नहीं थी। Organising the withdrawal of Dalit labour from the fields is a key Naxalite tactic. जमींदारी के विरोध में त्रिवेणी संघ जैसे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए, जहां पे प्रेडोमिनेंटली बैकवर्ड कास्ट थी। जमींदारी को पूरे देश से खत्म करने की घोषणाएं हुई और 1949 में एक बिल पास होता है। जमींदारी अबॉलिश होने का लाभ कुर्मी, अहीर, कोरी जैसी जातियों को मिला। 1967 में बंगाल में एक जगह थी नक्सलबारी, जहाँ से नक्सलिज्म की शुरुआत होती है और नक्सलवाद का पहला ऑब्जेक्टिव था जमींदारी को देश से अबॉलिश करना, क्योंकि जो पुराना 1949 का एक्ट था वो पूरी तरीके से जमींदारी को अबॉलिश नहीं कर पाया था। सिस्टम में लूपहोल्स निकाल के और सरकारी अधिकारियों को रिश्वत खिला के बहुत से जमींदार अपनी प्रॉपर्टी को बचा ले गए और दूसरी जातियों में जिस तरीके का रोष था उसका सबसे पहले फायदा उठाता है नक्सलवाद और इस तरीके से बिहार जाति हिंसा की आग में झुलसने लगा। Now he's the leader of the Naxalites, a group of revolutionaries dedicated to throwing off the shackles of caste oppression. 1971 से लेकर 76 तक बिहार में भोजपुर रीजन में रामेश्वर अहीर और जगदीश महतो जैसे नक्सलियों ने अपना आतंक मचा रखा था। इन 5 वर्षों में अपर कास्ट के बहुत से लीडर्स को मारा गया। 1977 में बेलची नामक गांव में कुर्मी समाज और दलितों के बीच में झड़प होती है और यहाँ पे 15 दलित की मौत हो जाती है। ये झगड़ा था जमीन का। 1979 में पारस बीघा नाम की जगह में एक बड़े भूमिहार नेता की हत्या नक्सली कर देते हैं और रिटेलिएशन में भूमिहारों ने 11 लोग बैकवर्ड कास्ट के मार दिए और इसका बदला लेने के लिए दोहिया नाम की जगह में 2000 बैकवर्ड कास्ट के लोगों ने अपर कास्ट हिंदुओं के घरों को लूटा। छोटी मोटी हत्याएं हो रही थी, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, लेकिन 1987 में एक ऐसी घटना होती है जो पूरे बिहार को हिला के रख देती है। माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन ने 50 अपर कास्ट हिंदुओं को जान से मार दिया और इनके घरों की लेडीज के साथ दुष्कर्म किया। वहीं 1988 में नागवान में 19 दलित मारे गए। वहीं अगले साल दानवर में 23 दलितों की हत्याएं की गई। 1992 में नक्सलियों ने 37 भूमिहार किसानों को जान से मार दिया और इसका बदला लेने के लिए भूमिहारों ने रणवीर सेना नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया। जिसपे हम लोग कसक हो उसी को हम लोग मारते हैं। हमारे साथ जो गलती करेगी हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हमारे तरफ आंख उठाएगा उसको आंख फोड़ देंगे। 1994 में जहां रणवीर सेना बनती है उसके 2 साल के बाद 58 दलितों को जान से मार दिया जाता है। बठानी तोला में 21 दलितों को मारा गया। इसका बदला लेने के लिए नक्सलियों ने 34 भूमिहार कास्ट के लोगों को मारा और इसका बदला रणवीर सेना 23 दलित युवाओं को मार कर लेती है। ऐसे पूरा सब इतना खाली ऐसे इतना पर से खाली आंख बुजुर्ग लगी था तो चिन्हा था कि कौन अमदी है। बिहार में कंपटीशन शुरू हो गया। हर कास्ट की अपनी एक सेना हो गई। कुर्मियों की भूमि सेना, राजपूतों ने कुंवर सेना बना ली, यादवों की लौरिक सेना, मुस्लिम राजपूत की सनलाइट सेना। इन अलग अलग सेनाओं का नाम सुन के आपको अफ्रीका की याद आ रही होगी, जहाँ पे हर एक कबीला अपनी एक सेना रखता है। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जैसी चीज ही नहीं होती है और सारे ट्राइबल्स आपस में पूरे टाइम लड़ते रहते हैं। और अफ्रीका में भी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल
है रवांडा देश का, जहां हुतू और टूटसी ट्राइब्स आपस में लड़ते हैं और 8 लाख लोग मारे जाते हैं। और इस भयानक हिंसा और लड़ाई के दौर में जन्म लेता है एक घोर कास्टिस्ट लीडर जिसका नाम था लालू प्रसाद यादव। लालू का नारा था भूरा बाल साफ करो, यानी भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और बनिया को खत्म कर दो। यानी साफ साफ लालू यादव जेनोसाइड की बात करता था। लालू के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद 1992 में 12 नाम की जगह पे एक नरसंहार होता है जिसमें भूमिहार कास्ट के 35 लोग मारे जाते हैं। और इसमें लालू यादव का ये नारा धरातल पर चल रही हिंसा को और भी ज्यादा बढ़ावा दे रहा था। और ये लालू का टाइम था जब भूमिहार सेना 1994 में बनती है और सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय के नाम पे जो चल रही थी राजनीति, उसमें सिर्फ 2 ही कम्युनिटीज फायदा उठा रही थी। एक तो यादव समुदाय के कुछ संभ्रांत परिवार और दूसरे मुसलमानों में अशराफ कास्ट, जिसमें प्रेडोमिनेंटली पठान, शेख और सैयद थे। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने से जस्ट पहले साल 2005 में 251 किडनैपिंग्स होती हैं, 3500 हत्याएं होती हैं। फैट किडनैपिंग तो पूरी एक इंडस्ट्री बन गई थी, जिसपे बिहार के फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर प्रकाश झा ने एक मूवी अपहरण भी बनाई थी। 2004 में 4000 मर्डर होते हैं, 1300 रेप होते हैं। और ये जितने भी फिगर्स बताए गए हैं ये तो सिर्फ रिपोर्टेड हैं। उस वक्त उस जंगल राज में किसकी इतनी मजाल थी कि जाके पुलिस स्टेशन में FIR करवा सके। इसलिए जो फिगर्स बताए जा रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेशन है कंपेयर टू ग्राउंड रियलिटी। लेकिन स्थिति 2005 में बदलती है जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं। लालू यादव के रिश्तेदार साधु यादव और सुभाष यादव पे नकेल कसी जाती है। मोहम्मद शाहबुद्दीन और पप्पू यादव जैसे गुंडों ने जो अपने स्टार्टअप्स शुरू किए थे और यूथ को एम्प्लॉयमेंट दे रहे थे इन स्टार्टअप्स में, ये किडनैपिंग की, एक्सटॉर्शन की फैक्ट्री धीरे धीरे बंद हुई। साल 2002 में लालू प्रसाद यादव की बेटी का विवाह होता है जो कि 25 एकड़ जमीन में ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इस विवाह में यूज हुई 50 गाड़ियां अलग अलग कार डीलर से लूटी गई थी और इन कार डीलर्स ने अपनी दुकानें बंद कर दी हमेशा के लिए। इनफैक्ट RJD के गुंडे छोटी छोटी दुकानों तक से सामान लूट के ले आते थे। अब ऐसे जंगल राज में कौन व्यवसाय करना चाहेगा? और कोई व्यक्ति थोड़ा भी सक्षम होता था तो वो इस नर्क से बाहर निकलकर एक अच्छी जिंदगी के लिए पलायन करता था। लालू यादव की बेटी की शादी में 100 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और ये लालू की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं थी बल्कि टैक्स पेयर का पैसा था। जहाँ एक तरफ सरकारी कर्मचारियों को समय पे सैलरी नहीं मिल रही थी, वहीं एक मुख्यमंत्री की बेटी की शादी में बेशुमार दौलत लुटाई जा रही थी। ये एकदम फ्रेंच रेवोल्यूशन की याद दिलाता है जब उस वक्त फ्रांस की रानी मैरिया एंटोनेट कहती है कि अगर लोगों के पास रोटी खाने को नहीं है तो उन्हें केक दे दो ना, और इस तरीके से वो गरीबी का मजाक उड़ाती हैं। ऑपोजिशन के MLA से लेके IAS IPS अधिकारियों के मर्डर हो रहे थे जो लालू और उसके जंगल राज को सपोर्ट नहीं करते थे। इनफैक्ट जुडिशरी भी नहीं बची और डिस्ट्रिक्ट जज को भीड़ ने कुचल के मार दिया। जहां एक तरफ 1990s में कश्मीर की हिंसा और 80s में पंजाब की इंसर्जेंसी पे तो इतनी बात होती है, लेकिन बिहार के इस काले चैप्टर को कोई नहीं याद करता है। लालू यादव कहते थे कि वो हेमा मालिनी के गालों जितनी चिकनी सड़क बनाएंगे और जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। जब तक समोसे में आलू है तब तक बिहार में लालू है, जब तक जंगल में भालू है तब तक बिहार में लालू है। तुम्हारा टीवी का काम चालू है। लेकिन ये बकलोली ज्यादा दिन चली नहीं क्योंकि जनता त्रस्त हो चुकी थी। 50% आबादी इस राज्य की अब गरीबी रेखा के नीचे आ चुकी थी। लालू की कुर्सी गिरने के बाद 2005 में लोगों ने चैन की सांस तो ली, लेकिन एक घटना 10 अक्टूबर 2008 को होती है महाराष्ट्र में जो पूरे बिहार को हिला के रख देती है। मुंबई में बहुत से बिहारी छात्र रेलवे का एग्जाम देने आए थे और यहाँ शिवसेना और MNS के गुंडों ने उन्हें मारा और इस मारपीट और हिंसा में एक बिहारी स्टूडेंट की मौत हो जाती है। Now what led to this arrest? On Sunday, students mostly from UP and Bihar who had gone to Mumbai and adjoining areas to appear in a railway recruitment board test were beaten by Raj Thakre's supporters and hounded out of the examination centers. और बिहारियों को मारने की घटना सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहती है। राजस्थान के एक MLA का कहना था कि बिहार के स्टूडेंट्स आके कोटा में गंदगी मचाते हैं। गोवा के चीफ मिनिस्टर ने तो ये भी कह दिया कि 90% क्राइम्स उनके राज्य में बिहारी कर रहे हैं। गुजरात में एक रेप की घटना के बाद बिहार और यूपी के लोगों को मार मार के भगाया जाने लगा। तमिलनाडु में DMK पार्टी के एक सांसद तो ये कहते हैं कि बिहारी सिर्फ हमारी टॉयलेट साफ करने के लायक हैं। आसाम में वीर लंचित सेना ने बिहारियों को मारना शुरू किया इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि पूरे आसाम में एक भी बिहारी नहीं दिखना चाहिए। इन लोगों को 1.5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन अपने ही देश के बिहारियों से इन्हें इतनी नफरत। और ऐसे में जन्म होता है एक स्लोगन का, 1 बिहारी 100 बीमारी, 2 बिहारी लड़ाई की तैयारी, 3 बिहारी ट्रेन हमारी, 5 बिहारी सरकार हमारी। बिहारियों को मारने में और उनके साथ हिंसा करने में 1-2 नहीं लगभग हर एक राज्य शामिल है। আপনাকেও কিন্তু সোচ্চারে বলতে হবে 1 বিহারি 100 বিমারি চাই না,
বাংলাকে বিমার মুক্ত করো। बिहारियों ने कोई गलती नहीं करी, लेकिन फिर भी उनको सजा मिली। भगवान बुद्ध से लेकर आचार्य चाणक्य की ये धरती शर्मसार हो गई। कभी इन्हीं दुर्दिनों से उत्तर प्रदेश भी गुजर रहा था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में बड़ा नेटवर्क बन रहा है एक्सप्रेसवेज का, रक्षा कॉरिडोर बनाया जा रहा है, 33 लाख करोड़ के MOUs पे साइन किया गया, 1 लाख करोड़ की इकोनॉमी का विजन है, दुर्दांत माफियाओं के इनकाउंटर किए गए, लॉ एंड ऑर्डर को सुधारा गया। वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से बिहार में एक किडनैपिंग की इंडस्ट्री चल रही थी और इस पे एक मूवी भी बनी। लेकिन बिहार में एक और किडनैपिंग इंडस्ट्री थी जहाँ पे पकड़वा विवाह बहुत फेमस था, यानी सरकारी नौकरी में जो लड़का है उसको दबोच लो और उसको गन पॉइंट पे शादी करने के लिए मजबूर करो। दहेज देने का झंझट भी खत्म और जो लड़की एक बाप के सर पे बोझ बनी बैठी है उससे भी मुक्ति मिली। ये पूरी इंडस्ट्री किस तरीके से ऑपरेट करती थी, इस पे एक वेल रिसर्च्ड वीडियो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं।